नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एग्जिट पोल से निकली आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना सकती है। यहां तक कि उसकी सीटें 200 पार पर भी जा सकती हैं। ये नतीजे नहीं है, ये टुडेज चाणक्य का एग्जिट पोल है, यानी उसका अनुमान है। 29 अप्रैल को चुनाव खत्म होने के बाद से सिर्फ एक ही सवाल गली, हर नुक्कड़, हर चौपाल पर गूंज रहा है कि 4 मई को पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी फिर से सरकार बनाएंगी या बीजेपी इस बार सरकार बनाने का सपना पूरा कर लेंगी। जब पश्चिम बंगाल में मतदान के सभी रिकॉर्ड टूट गए तो लोग पूछने लगे कि आखिर इतनी वोटिंग किसके लिए हो रही है, जिस तरह मतदान वोट डालने के लिए इस बार मतदाता निकला है। सवाल यही पूछा गया कि ये सरकार हटाने जा रहे हैं या सरकार को बचाने के लिए जा रहे हैं। टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल में दावा किया गया है कि बीजेपी को पश्चिम बंगाल में 48% वोट मिल रहा है, जबकि टीएमसी को 38% वोट मिलने का अनुमान है। यानी बंगाल के लगभग आधे वोट बीजेपी को मिल रहे हैं, जबकि आधे में सभी दल शामिल हैं। आज एग्जिट पोल के इन दावों का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। अगर 4 मई को एग्जिट पोल के नतीजे सही साबित होते हैं तो पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बन सकती है। पश्चिम बंगाल भारत का 17वां राज्य हो जाएगा जहां बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा। और आपको याद होगा, चुनाव प्रचार के आखिरी दिन प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे विश्वास के साथ कहा था कि अब वो उस दिन पश्चिम बंगाल जाएंगे जब बीजेपी का मुख्यमंत्री शपथ लेगा। लेकिन एक बार फिर से आपको यह बता देते हैं कि ये एग्जिट पोल का अनुमान है, यानी जब लोग वोट देकर निकलते हैं तब उनसे ये एजेंसियां बात करती हैं और उसी आधार पर वो पूरी जानकारी इकट्ठा करके उसका फिर डेटा एनालिसिस करके ये बताती हैं कि किसको कितने प्रतिशत वोट मिल रहे हैं, किसको कितनी प्रतिशत सीटें मिल रही हैं। तो ना तो वो हर वोटर तक पहुंचे हैं, ना ही वो मतलब एक तरह से आप समझ लीजिए कि हर जगह पर मौजूद है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि सैंपल साइज में से हर तरह के लोगों को शामिल किया जाता है और एग्जिट पोल दशकों से देश में हो रहा है। बहरहाल अभी अनुमान है, नतीजे 4 मई को आएंगे, लेकिन एग्जिट पोल के अनुमान बता रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में बहुत बड़ा खेला हो सकता है। 15 सालों के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सत्ता से बाहर हो सकती हैं और बीजेपी बंगाल में कमल खिला सकती है। मैं बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाती हूं कि आखिर पश्चिम बंगाल में टुडेज चाणक्य का जो ये सर्वे है वो क्या इशारा कर रहा है। इसमें साफ साफ 192 सीट अगर मिलते हुए दिख रहे हैं तो ये कल्पना से परे है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिन कुछ राज्यों में आज तक कभी सरकार नहीं बना पाई है उनमें से एक है पश्चिम बंगाल। इतिहास रचने में वो कामयाब होंगे। एक तरह से सोचिए, उत्तराखंड से लेकर दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार, ओडिशा, बंगाल, वहां तक उनका पहुंच जाना, पूरा का पूरा सत्ता उनके राज्यों में हो जाना बहुत बड़ी बात होगी। और +-11 के साथ फिलहाल टुडेज चाणक्य का ये सर्वे बता रहा है कि 192 सीटें तक बीजेपी ला सकती है। तो शुभेंदु अधिकारी, और इस बार बताया जा रहा है कि भवानीपुर में भी वो स्ट्रांग चल रहे हैं, दिलचस्प होगा देखना। और टीएमसी इस एग्जिट पोल के मुताबिक 100 सीटों पर सिमट रही है, +-11 है। और ये अन्य में आप समझ ही गए होंगे, कांग्रेस, वाम दल, इनकी तो जो हालत है वो पूछिए ही मत। 2 है, उसमें भी +-2 है। तो मुख्य मुकाबला, राजनीतिक ध्रुवीकरण तो साफ दिख रहा है, जिसमें ममता बनर्जी एक छोर पर है और एक छोर पर बीजेपी। लेकिन अगर राजनीतिक ध्रुवीकरण में जनता ने दोनों में से किसी एक को चुना है तो इस टुडेज चाणक्य पोल के मुताबिक ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चुना है। तो 192 सीटें आती हुई, वही वोट परसेंटेज में समझिए कि पिछली बार यानी 2021 में जो वहां पर चुनाव हुआ था उससे बाजी पूरी तरह से पलट गई है। मतलब जो बीजेपी का वोट परसेंटेज था वो टीएमसी को आ गया है 38%, और जो टीएमसी का पिछली बार 48% वोट था 2021 में, वो आ गया है बीजेपी को। तो 10% के आसपास का इजाफा दिख रहा है। दोनों में ही +-3% लिखा हुआ है। वहीं अन्य में आप देख रहे हैं 14%। कांग्रेस, लेफ्ट, अन्य जो दल हैं उनको आप इसमें रख सकते हैं। हुमायूं कबीर, ओवैसी, ये सारी पार्टियां भी तो चुनावी मैदान में हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि अगर ऐसा करने में बीजेपी कामयाब हो जाती है तो वो एक तरह से बंगाल में इतिहास रच देंगे। आज तक बंगाल में कभी भी बीजेपी की सरकार बनी ही नहीं, और वो भी बीजेपी के लिए ऐसा सपना था जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह बार बार कहते थे कि अंग बंग कलिंग, हमें इन तीनों जगहों पर, यानी अंग यानी बिहार सरकार बन गई, कलिंग यानी ओडिशा और बंग यानी कि बंगाल। अब आपको हम दिखा देते हैं मुस्लिम वोटर किधर गया है।
क्योंकि इस जो टुडेज चाणक्य का एग्जिट पोल है वो ये इशारा कर रहा है कि टीएमसी को एक मुश्त मुस्लिम वोट गया है 71% +-3। हालांकि पिछली बार के आंकड़े को सीएसडीएस ने जब सामने रखा था तो उनका कहना था कि 75% मुस्लिम वोट पिछली बार गया था बंगाल को। इस बार देखिए बंगाल में टीएमसी को और 8% इस बार दिख रहा है। अब देखिए कि जातियों के हिसाब से किसे कितने वोट मिल सकते हैं। ये एग्जिट पोल कहता है कि टीएमसी को मुसलमानों के 71% वोट मिले, जबकि बीजेपी को 8, लेकिन दलित, आदिवासी और पिछड़ों के वोट बड़ी संख्या में बीजेपी को मिलने का अनुमान है। दलितों के 22% वोट अगर आप देखिए तो यहां पर सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं एससी। तो एससी में जब आप देखेंगे तो 67% वोट इधर भारतीय जनता पार्टी को जा रहा है और टीएमसी को सिर्फ 22%। पिछड़ों के जो ओबीसी हैं 61% वोट बीजेपी को मिल सकते हैं, जबकि टीएमसी को 27%। तो यहां पर भी जबरदस्त बाजी और मुझे लगता है कि ये नंबर निर्णायक साबित होगा। बीजेपी वैसे भी मानती है कि ओबीसी जब हिंदू बनकर वोट करते हैं तो उनको उस राज्य में जीत मिलती है। और जो आदिवासी एसटी समुदाय है वो हम आपको दिखाएं तो उस समुदाय में 53%, यहां पर फासला कम है 53%, लेकिन फिर भी बीजेपी की तरफ आधा से ज्यादा और 40% टीएमसी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं एग्जिट पोल बड़ी कहानी को बयां कर रहा है। यहां हम इस बात को भी जोड़ना चाहते हैं कि 2021 के विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल को लेकर टुडेज चाणक्य का एग्जिट पोल सही साबित हुआ था और इसीलिए आज सबकी नजर इस पर है। उस वक्त इस एग्जिट पोल में टीएमसी को बहुमत दिखाया गया था और बाद में टीएमसी 215 सीटें जीती थी। तो ये हम 2021 का आपको टुडेज चाणक्य का एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। उन्होंने तब भी बीजेपी को तो 108 दिया था, लेकिन सरकार उन्होंने कहा था कि 180 प्लस सीटें आएंगी, ±11, तो 191 तक की सीटें दी थी और उस वक्त टीएमसी 215 लेकर आई थी। तो टुडेज चाणक्य का बंगाल में पिछली बार का 2021 का एग्जिट पोल भी सही साबित हुआ था। यहां बात सिर्फ इस एक एग्जिट पोल की नहीं है। अब आपको पोल ऑफ पोल्स भी दिखाते हैं। सभी एग्जिट पोल्स में बीजेपी को औसतन 151 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं बंगाल में, जो बहुमत से 3 सीटें ज्यादा हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं टुडेज चाणक्य जो कि टीएमसी को 100 सीटें दे रहा है और 192 बीजेपी को, जो आज हमने आपको दिखाया आज तक पर। पी मार्क ये भी 150 से 175 सीटें दे रहा है। मैट्रीज 146 से 161 सीटें दे रहा है। चाणक्य स्ट्रैटेजीज 150 से 160। सिर्फ 2 ऐसे एजेंसीज हैं जिसमें एक है पीपल्स पल्स और एक है जनमत पोल्स, जो टीएमसी को सरकार बनाने की स्थिति में दिखा रहे हैं। वरना बाकी सारे अगर आप देख लीजिए, जेवीसी हो 138 से 159, पोल डायरी 142 से 171, प्रजा पोल 178 से 208, ये सारी की सारी पार्टियां एवरेज जो है वो बनता हुआ दिख रहा है उनका। और इस पर तो ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है नहीं, क्योंकि सभी ने उनको कम सीटों में ही समेट दिया है। तो कुल मिलाकर जितने भी पोल्स इस बार किए गए हैं वो सभी पोल्स इस बार इशारा कर रहे हैं कि यहां पर बन रही है बीजेपी की सरकार। टुडेज चाणक्य इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्होंने पिछली बार भी बंगाल का सही प्रेडिक्शन किया था। उन्होंने कहा था कि 180-190 सीटें आएंगी और 215 सीटें ममता बनर्जी लेकर आई थी। ये सवाल आप सबके मन में होगा कि अगर पश्चिम बंगाल के ज्यादातर एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बन रही है तो इसके पीछे 5 बड़े कारण कौन से हैं। तो पहला कारण, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ 15 सालों की एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर थी। अगर यही नतीजे होते हैं तो हम अभी भी आपको बार बार बता रहे हैं ये नतीजे नहीं है, ये एग्जिट पोल का अनुमान है सिर्फ। ये बात ममता बनर्जी भी जानती थी, जिसके कारण उन्होंने अपने 74 मौजूदा विधायकों को टिकट नहीं दिया था। तो ये बात तो टीएमसी भी जानती थी कि उनके खिलाफ, उनके विधायकों के खिलाफ लोगों में गुस्सा है, इसीलिए 74 को तो उन्होंने टिकट रिपीट ही नहीं किया, नए लोगों को वहां पर उतारा। यानी हर तीसरे विधायक का टिकट काटकर किसी नए उम्मीदवार को ममता बनर्जी ने मैदान में उतारा। दूसरी तरफ बीजेपी ने इसी एंटी इनकम्बेंसी को बड़ा मुद्दा बनाया। बीजेपी ने नारा दिया, भय आउट भरोसा इन। यानी ममता बनर्जी के शासनकाल को बीजेपी ने भय काल बता दिया, भय का शासन बताया। लोगों तक ये संदेश पहुंचाने की कोशिश हुई कि अगर लोगों में सरकार के खिलाफ नाराजगी है
तो वो चुप ना रहे और इन चुनावों में आगे आए, हिस्सा ले, बिना डरे वोट डाले। एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी की जीत का दूसरा कारण यह हो सकता है कि उसने क्षेत्रीय राजनीति और बंगाली अस्मिता को राष्ट्रवाद से टक्कर दी। राष्ट्रवाद को बीजेपी ने इतना बड़ा बना दिया और हिंदुओं को इस तरह से जोड़ा गया कि पश्चिम बंगाल में सारे समीकरण बदल गए। अब तक पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि उसे क्षेत्रीय राजनीति के कारण एक बड़ी पार्टी माना जाता, एक बाहरी पार्टी माना जाता था और यही हमेशा ममता बनर्जी के पक्ष में काम करता था। वो कहते थे 2 गुजराती आ गए हैं और ये बात लोग मान लेते थे, लेकिन अगर यही नतीजे होते हैं तो ऐसा लगता है कि ये कार्ड नहीं चला। राष्ट्रवाद की इस राजनीति ने बीजेपी के लिए एक अलग टेम्पलेट अब सेट कर दिया। तीसरा, राष्ट्रवाद की राजनीति को प्रधानमंत्री मोदी ने बेहतर तरीके से बुनाया। उन्होंने झालमुड़ी से बंगाली अस्मिता को भी साधा, घुसपैठ के मुद्दे पर बंगाल के लोगों को बीजेपी के साथ जोड़ा और चौथा कारण यह है कि हिंदू और महिला वोट बीजेपी के पक्ष में जाना। 192 सीटें आ रही हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी को यही अनुमान बदलते हैं नतीजे में, तो साफ इशारा है कि महिला वोटर्स सीधे जो टीएमसी के साथ थे पहले 50% के आसपास, वो बीजेपी की तरफ आए हैं और जो हिंदू वोटर्स हैं उनको बीजेपी ने अपनी तरफ लामबंद करने में सफलता हासिल कर ली है। एग्जिट पोल से ऐसा ही लग रहा है। यह भी माना जा रहा है कि ममता बनर्जी और टीएमसी के नेताओं ने जिस तरह से जय श्री राम के नारे का विरोध किया, उसका भी बीजेपी को फायदा मिला। मुस्लिम ध्रुवीकरण की राजनीति को बीजेपी ने काउंटर कंसोलिडेशन के लिए एक सफल लॉन्च पैड बनाया। और पांचवा कारण है वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, रिकॉर्ड मतदान। एसआईआर की प्रक्रिया में कुल 91 लाख वोट काटे गए, यानी हर सीट पर औसतन करीब 28,500 वोट घटे। जबकि इस बार बंगाल में रिकॉर्ड मतदान हुआ। 2011 में जब रिकॉर्ड मतदान हुआ तो लेफ्ट की 34 साल की सत्ता चली गई थी। 2011 में जब रिकॉर्ड मतदान हुआ आजादी के बाद का, तब वाम दलों की सरकार गई थी और इस बार भी रिकॉर्ड 93% मतदान हुआ है और बीजेपी को उम्मीद है कि यह बढ़ा हुआ मतदान उसके पक्ष में होगा। और आखिरी पॉइंट, भय मुक्त चुनाव। चुनाव आयोग ने रिकॉर्ड तोड़ा। रिकॉर्ड 2,40,000 से ज्यादा केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवानों को पश्चिम बंगाल में तैनात किया। कुछ गिनी चुनी घटनाओं को छोड़ दीजिए तो बड़ी कोई हिंसा की वारदात नहीं हुई। लोग भयमुक्त होकर गए, वोट डाल पाए। भारी मतदान में कड़ी सुरक्षा का भी बड़ा रोल रहा। और मैं आपको अपना अनुभव भी बता सकती हूं, क्योंकि इस बार जब मैंने अलग अलग इलाकों में लोगों से बात की तो लोग ये खुलकर कह रहे थे, अपनी राय दे रहे थे, उन्हें डर नहीं था। जैसे कुछ जगहों पर तो मुश्किल होती है बंगाल में हमेशा, लेकिन आप सोचिए कि भवानीपुर जैसी सीट पर भी लोगों ने खुलकर अपनी बात की और कई लोग वहां पर भी मिले जो ममता बनर्जी के खिलाफ बोलते नजर आए। हालांकि कई लोग ऐसे भी थे जो ममता बनर्जी को ही वहां पर मान रहे थे कि वही सत्ता में वापसी करेंगे। एक वक्त ऐसा था जब पहले लोग बहुत डरते थे, अगर वो कुछ कहेंगे तो उन पर हमला हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि वो डर आज पूरी तरह से खत्म हो गया। आज भी किसी दुकानदार से कौन सा पक्ष जीतेगा या किसकी तरफ वो जाएंगे, ये पूछना और जवाब ले लेना सबसे मुश्किल काम है बंगाल में। क्योंकि दुकानदार ये मानते हैं कि एक बार उनकी दुकान की पहचान हो गई तो जो कार्यकर्ता है पार्टी के, वो आकर उन पर हमला कर देंगे अगर उन्होंने टीएमसी के खिलाफ बोला। लेकिन इस बार कई जगहों पर जो आम लोग थे उनमें मुझे डर कम लगा और माना जा रहा है कि इसी का बीजेपी को फायदा मिला और अभी फिलहाल एग्जिट पोल में वो सरकार बनाती हुई दिख रही है। तो भाई आपको ये बताते हैं कि इस बार के वोटिंग पैटर्न में ऐसी कौन सी बात छिपी है जो टीएमसी को शायद सबसे ज्यादा परेशान कर सकती है। अब तक तो आपने यही सुना होगा कि पश्चिम बंगाल में बम्पर वोटिंग हुई है, लेकिन आज मैं आपको स्क्रीन पर दिखाना चाहती हूं कि जो एक अलग ही कहानी ये नंबर्स बता रहे हैं। तो हमने इस नंबर को आपके लिए सरल तरीके से समझाया है। आप बस मेरे साथ नजर रखिए, जहां भी मैं आपको बताती हूं कि आपको देखना है। 2006 जब ये 81.97% वोटिंग हुई थी तो वोट करने वाले बढ़े थे इतने, इस पर नजर रखिएगा, 28,27,000। ठीक है, अब आप आ जाइए, रेड कर लेते हैं। साल 2011 में जब ममता बनर्जी की सरकार बनी, ठीक है, 2011 में वाम दलों का उन्होंने खात्मा कर दिया। तब वोटिंग कितनी बढ़ी थी, वोट करने वाले कितने बढ़े, 84.33% वोटिंग हुई थी। वोट बढ़े 79.83 लाख, यानी 79,83,000। ठीक है, मतलब ज्यादा वोटर टर्नआउट
जब 80 लाख के आसपास वोटर बढ़े तो ममता बनर्जी ने सरकार पलट दी थी। ठीक है, अब आप आ जाइए साल 2016 में, वो बरकरार रखती हैं वापसी, प्रो इनकम्बेंसी उनके फेवर में ही गया। इस बार कितने लोग ने 82.66% वोटिंग हुई। इस बार एब्सोल्यूट नंबर में मतलब कितने मतदाता बढ़े तो 70,43,000, ये घट रहा है। उसके बाद से आप देखिए जब साल 2021 में आप आइए तो वोटिंग हुई 81.56%, कितने एब्सोल्यूट नंबर में बढ़े 53,65,000, ये घटता जा रहा है। ठीक है, और इस बार जो आप देख रहे हैं आपको बम्पर वोटिंग बताया जा रहा है, उसमें दरअसल एब्सोल्यूट नंबर में कितने वोटर बढ़े हैं 35,62,000। कई लोग इसके लिए मानते हैं कि जो कई लोग मृत थे वहां पर और उनके नाम पर छापा वोटिंग होता था, कई अन्य वजह होती थी जिसकी वजह से इतने सारे वोट पड़ जाते थे। लेकिन जब ये एसआईआर हुआ है और वोटर्स का नंबर गिरा है उसके बाद से ये 35 लाख के करीब हो चुका है। तो ये अपने आप देखिए, और ये वाला जब आप देखेंगे तो कई जगहों पर वोटर्स घटे भी हैं, लेकिन कुल मिलाकर बड़ी स्थिति यही है। अब मैं आपको जल्दी से एक बार ये ऐसे करके दिखा देती हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, पहली बार में 28 लाख बढ़े एब्सोल्यूट नंबर, फिर 79 लाख बढ़े 2011 में जब ममता आई, फिर 70,43,000 बढ़े जब 16 में वो फिर से आ गई, फिर से जब वो आई 2021 में तो 53 लाख बढ़े और फिर इस बार 35 लाख वोटर ही बढ़े हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति फिलहाल दिखाई। ये बात तो सही है कि इस बार पश्चिम बंगाल में वोटिंग हुई है और जो वोटर्स हैं इस बार पश्चिम बंगाल के चुनाव में आजादी के बाद सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। लेकिन इस बात को समझना भी कि जरूरी है कि एब्सोल्यूट नंबर में मतलब वोटर की जो गिनती है उसमें कितना इजाफा हुआ है। तो इसका आप आकलन खुद से करिए। 92.94% जरूर हुआ है, लेकिन 35 लाख ही ज्यादा लोग बढ़े हैं। अब इसका मतलब यह हुआ कि जब टीएमसी पिछले 3 चुनाव में जीती तब हर चुनाव में औसतन 50 से 70 लाख लोगों ने ज्यादा वोट डाला, लेकिन इस बार यह नंबर 35,62,000 है। और इससे ये सवाल उठता है कि एब्सोल्यूट नंबर्स में वोट डालने वाले लोग बढ़ते थे तब टीएमसी को फायदा होता था, क्या वोट घटा है एब्सोल्यूट नंबर में तो ये संख्या किसके हक में जाएगा? क्योंकि वही बात जो बार बार आपने देखा होगा, बीजेपी आरोप लगाती है कि कई जगहों पर छापा वोटिंग होने की वजह से एक फायदा टीएमसी को मिलता था और यही आरोप वो लगाते हैं, इसी वजह से वोटिंग ज्यादा होती थी, वो सरकार में आती थी। अब छापा वोटिंग खत्म हो गया है तो इस बार बाजी पलटने की संभावना है। ये वोटों का वो गणित है जो 4 मई के नतीजे तय करेगा और माना जा रहा है कि एब्सोल्यूट नंबर्स में वोटर्स की संख्या घटने से टीएमसी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, या तो उसकी सीटें बहुत कम हो जाएंगी या वो बिल्कुल दूसरी तरफ हो सकती है। और ऐसा भी मुमकिन है कि बीजेपी जीते और ऐसा भी मुमकिन है कि टीएमसी जीते। जनता फैसला देती है। फैसला आपको सबसे तेज सुबह 6 बजे से आज तक पर दिखेगा। मंडे को हमारा अपॉइंटमेंट है आपसे सुबह 6 बजे से। क्या चाइना किसी बहुत बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है? और अगर कर रहा है तो ये भारत के लिहाज से कितना खतरनाक हो सकता है? स्वीडन के मशहूर थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक नई रिपोर्ट आई है। ये चाइना के बारे में बहुत गंभीर बातें बता रही है। ये कहती है कि चाइना अपने डिफेंस बजट में ऐतिहासिक रूप से वृद्धि कर रहा है। दुनिया में जिन 10 देशों का सबसे ज्यादा रक्षा बजट है उनमें रशिया, यूक्रेन और जर्मनी के बाद सबसे ज्यादा रक्षा बजट चाइना ने ही बढ़ाया है। हम बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं। 2016 से 25 के बीच चाइना के रक्षा बजट में 62% की वृद्धि हुई है, जबकि अमेरिका में सिर्फ 11%, भारत में 39%, ब्रिटेन में 32%, सऊदी अरब में लगभग 12%। ये देखिए रक्षा बजट में किस देश में कितनी वृद्धि हुई है। तो 10वें नंबर पर जापान है जिसमें आप देख रहे हैं 61। यहीं पर चाइना आप देखिए दूसरे नंबर पर है 62%। रशिया ने 96% और जर्मनी ने 118% का इजाफा किया है। यूक्रेन ने जाहिर तौर पर वो एक जंग लड़ रहे हैं इस वक्त रशिया से, 1501% का इजाफा है। इससे पहले चाइना अपने रक्षा बजट में ज्यादा वृद्धि नहीं करता था, लेकिन सिप्री की रिपोर्ट कहती है कि जिस दर से चाइना अपने रक्षा बजट को बढ़ा रहा है उसका सीधा सा मतलब यह है कि वो अपनी सैन्य ताकत को और मजबूत करना चाहता है। इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि जब जब किसी देश ने बड़ी अर्थव्यवस्था होने के साथ अपने रक्षा बजट को तेजी से बढ़ाया तब तब उसने युद्ध लड़े हैं। और इसी वजह से अब यह सवाल भी खड़ा हो रहा है कि क्या चाइना भी
किसी युद्ध लड़ने की तैयारी में लग गया है? आज सवाल यही है। पहले नंबर पर अमेरिका है। जब आप पूरे रक्षा क्षेत्र में खर्चे को देखते हैं तो पहले नंबर पर अमेरिका है। दुनिया का जो रक्षा बजट है उसमें 33% पैसा कौन लगाता है? अमेरिका। पूरे विश्व का अगर आप रक्षा बजट देख लीजिए, 33% उसमें जो पैसा है वो अमेरिका लगाता है। इसके बाद चाइना 12%, दूसरे नंबर पर है चाइना। रशिया भी तीसरे नंबर पर आता है 6.6%। तो आइए आपको बड़े स्क्रीन पर जरा दिखा देते हैं, जिससे आपको अंदाजा लगेगा कि अगर पूरे दुनिया के रक्षा बजट को आप एक पाई की तरह देखेंगे तो इसमें सबसे ज्यादा वो नीला हिस्सा, ऊपर का जूम इन कीजिए, अमेरिका 33% उसका है। दुनिया के रक्षा खर्च में जो हिस्सेदारी है अमेरिका की 33% है। उसके बाद से सीधा आ जाइए आप चाइना पर, जो कि सबसे ऊपर इस तरफ है, लाल 12%, और चाइना के बाद है 6.6% पर रशिया, जर्मनी 3.9% पर, 3.2% पर भारत, 3.1% ब्रिटेन, 2.9% यूक्रेन, 2.9% सऊदी अरब और फ्रांस का 2.4%, और वहीं पाकिस्तान का 0.4% है। ये पूरे विश्व में रक्षा खर्च में हिस्सेदारी है, और जापान का 2.2%। इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि दुनिया के 5 सबसे बड़े रक्षा बजट में भारत शामिल हो गया है। इसमें पहले नंबर पर अमेरिका है, $954 बिलियन। चाइना दूसरे नंबर पर है, $336 मिलियन। तीसरे नंबर पर रशिया है, $190 बिलियन, और $114 बिलियन के साथ जर्मनी चौथे नंबर पर, और भारत 92.1 बिलियन डॉलर पर 5वें नंबर पर आ चुका है। अब अगर भारत और चाइना के रक्षा बजट की तुलना करें तो इसमें बहुत बड़ा अंतर है। चाइना का रक्षा बजट $336 बिलियन का है, भारत का 92.1 बिलियन का। यानी चाइना का रक्षा बजट अब भी हमसे लगभग 3.5 गुना है, 3.6 गुना। हम 3.5 साल में जितना पैसा रक्षा बजट पर खर्च करते हैं उतना चाइना 1 साल में खर्च कर देता है। और इसीलिए अगर चाइना भारत से ज्यादा तेजी से अपना रक्षा बजट बढ़ाता है, इनमें भी सबसे ज्यादा पैसा वो मिसाइलों, परमाणु पनडुब्बी, ड्रोन्स, लेजर सिस्टम पर खर्च कर रहा है, तो हमारे लिए इसमें चिंता की बात जरूर है। हालांकि यहां हम इस बात को भी जोड़ना चाहते हैं कि सिर्फ रक्षा बजट ज्यादा होने से ही कुछ नहीं होता। आप ईरान का उदाहरण देखिए, जहां अमेरिका के पास दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा बजट था, वो $954 बिलियन का है। ईरान कहीं नहीं आसपास, लेकिन खड़ा रहा अमेरिका के सामने। ईरान का रक्षा बजट दुनिया में बहुत पीछे 38वें स्थान पर है, 38th। हर साल अपनी सेना पर सिर्फ $7.4 बिलियन खर्च करता है। लेकिन इसके बावजूद ईरान ने कैसे अमेरिका की सेना का सामना किया, वो सबने देखा। आप एक और उदाहरण देखिए, सिप्री की यही रिपोर्ट बताती है कि दुनिया में जो देश जीडीपी के मुकाबले सबसे ज्यादा पैसा रक्षा बजट पर खर्च करते हैं, उनमें इजराइल, जॉर्डन, ओमान, कुवैत, सऊदी अरब सबसे ऊपर आते हैं। लेकिन इस युद्ध में सबने देखा कि कैसे ईरान की सेना ने अपनी मिसाइलें, अपने शाहिद ड्रोन से इन देशों के बड़े बड़े रक्षा बजट की पोल खोल दी। और इसीलिए हमें लगता है कि रक्षा बजट अहम है, लेकिन रक्षा बजट के साथ सेना की बहादुरी, उसकी रणनीति भी ज्यादा मायने रखती है, उसकी तैयारी। और इस मामले में भारत कहीं आगे है। खैर, आगे बढ़ते हैं और अब आपको चाइना की उन डार्क फैक्ट्रीज में लेकर चलते हैं जिनके बारे में पूरी दुनिया आज बात कर रही है। अगर हम आपसे ये कहें कि बड़ी सी फैक्ट्री में हर साल 1 करोड़ फोन बनाए जाते हैं, या इसी तरह की एक फैक्ट्री में हर दिन लगभग 800 गाड़ियां बनाई जाती हैं, और इन फैक्ट्रियों में इंसान होते ही नहीं, मजदूर होते ही नहीं, एसी नहीं होता, यहां तक कि लाइट भी नहीं होती, तो क्या आप इस पर विश्वास कर पाएंगे? अब तक इसे साइंस फिक्शन ही माना जाता था, लेकिन चाइना में एक ऐसी सैकड़ों फैक्ट्रियां इस वक्त काम कर रही हैं जिन्हें डार्क फैक्ट्री या लाइट्स आउट फैक्ट्री कहा जा रहा है। इसे रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव माना जा रहा है, जिससे यह भी सवाल खड़ा हो रहा है कि अगर फैक्ट्रियों में बिना इंसानों के काम होने लगा तो इंसान रोजगार के लिए क्या करेंगे, कहां जाएंगे? चाइना की राजधानी बीजिंग का एक बहुत बड़ा इलाका है चांगपिंग, इसे चांगपिंग कहते हैं। इस इलाके में कुल 11 प्रोडक्शन लाइंस हैं, और यहां हर सेकेंड एक स्मार्टफोन असेंबल किया जाता है, हर सेकेंड। लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा कि इनमें से एक भी फैक्ट्री में इंसान काम नहीं करते, इनमें किसी भी फैक्ट्री में लाइट्स नहीं चलती,
ये फैक्ट्री एक मशीन की तरह खुद ब खुद स्मार्टफोन्स बनाती है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ एआई रोबोट्स काम करते हैं, जिन्हें ना तो रोशनी की जरूरत है, ना एसी की, ना चाय के ब्रेक की। ये एआई रोबोट्स 24 घंटे 7 दिन 365 दिन काम करते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन रोबोट्स को इंसान की तरह मोबाइल फोन या गाड़ियां बनाने के लिए फैक्ट्री में लाइट की जरूरत नहीं होती। ये अंधेरे में भी अपना काम कर सकते हैं, जिसके कारण इन फैक्ट्रियों को डार्क फैक्ट्रीज या लाइट आउट फैक्ट्रीज कहा जाता है। अब ये बात हर कोई जानना चाहता है कि जिस चाइना में लगभग 140 करोड़ की आबादी है, वहां फैक्ट्रियों में इंसानों को एआई रोबोट से क्यों रिप्लेस किया जा रहा है? और अगर ये चाइना में हो रहा है, तो क्या फिर ये पूरी दुनिया के दूसरे देशों में भी हो सकता है? अब सब जानते हैं कि चाइना का एक ही सपना है, वो दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बनना चाहता है, अमेरिका को पीछे छोड़ना चाहता है। ये वहां की रियल वीडियोस हैं जो आप इस वक्त देख रहे हैं। इसके लिए चाइना खुद को दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री बनाना, खुद को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सबसे बड़ी ताकत बनाना चाहता है। इतनी बड़ी ताकत के लिए आज पश्चिमी देश, खासकर अमेरिका भी चाइना के सामान पर निर्भर है। चाइना इस मुकाम तक इसलिए पहुंच गया क्योंकि उसके पास सबसे बड़ी वर्कफोर्स थी, जो कम कीमतों पर काम करने के लिए तैयार थी। इसका चाइना को खूब फायदा मिला, लेकिन इसके बाद वन चाइल्ड पॉलिसी के कारण चाइना में जन्म दर गिरने लगी, नई वर्कफोर्स घटने लगी। इससे मिडिल क्लास का भी दायरा बढ़ा और नई पीढ़ी फैक्ट्री की नौकरियों से दूर होने लगी। चाइना में लोग अब फैक्ट्रियों की बजाय इंजीनियर, डॉक्टर, रिसर्चर्स बनने का सपना देखने लगे। इससे चाइना को समझ आ गया कि अगर लोग फैक्ट्रियों में काम ही नहीं करेंगे तो उत्पादन क्षमता घट न जाए। वो मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में अपनी बढ़त को खो देगा और इसके लिए अमेरिका को पीछे छोड़ना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। यही सोचते हुए चाइना ने ऑटोमेशन को अपनी राष्ट्रीय नीति बना दिया। यह तय किया कि वो ऐसी फैक्ट्रियां बनाएगा जहां इंसानों के बिना भी काम हो सकता है। अब ऑटोमेशन पर जाने के लिए चाइना ने कॉपी पेस्ट की तरकीब निकाली। उसने जापान के डार्क फैक्ट्री मॉडल को कॉपी किया। जापान ही वो ऐसा पहला देश था जहां फूजी कंपनी ने पहली डार्क फैक्ट्री बनाई थी। इस डार्क फैक्ट्री में रोबोट की मदद से हर दिन कम से कम 50 रोबोट्स बनाए जाते थे। यह पहला प्रयोग था जब बिना इंसान के एक फैक्ट्री चल रही थी। अब चाइना ने इसे देखा, उसने कॉपी किया, पेस्ट कर लिया। हालांकि इस कॉपी पेस्ट में भी चाइना के सामने एक बड़ी चुनौती थी, एक चैलेंज था। यह एआई जनरेटेड वीडियो है, कुछ रियल वीडियोस भी हम आपको दिखा रहे हैं। चैलेंज क्या था? चुनौती यह थी कि उसके पास एडवांस रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी नहीं थी। अब चाइना ने इसका भी एक तोड़ निकाला। इस बार उसने कॉपी पेस्ट नहीं किया, क्योंकि कॉपी पेस्ट से काम होता नहीं। इसकी जगह उसने जर्मनी की ऐसी रोबोटिक्स कंपनीज को खरीदा जो डार्क फैक्ट्रीज बना सकती थी। 14 से 17 के बीच 2014 से 2017 के बीच चाइना ने जर्मनी की 274 कंपनियां ही खरीद डाली, जिसमें क्यूका कंपनी शामिल थी। इससे हुआ यह कि जब चाइना के पास डार्क फैक्ट्री टेक्नोलॉजी के लिए टेक्नोलॉजी भी थी, इसे लागू करने का पूरा मॉडल भी था, और इन्हीं के दम पर चाइना ने बड़े पैमाने पर डार्क फैक्ट्रियां बनानी शुरू कर दी और इस पूरे क्षेत्र को तेजी से बदल दिया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक 2013 में चाइना के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 11.5 करोड़ लोग काम करते थे, जिनकी साल 2025 में संख्या 8.5 करोड़ रह गई, यानी 3 करोड़ से ज्यादा नौकरियां खत्म हुई। लेकिन इसके बावजूद चाइना का एक्सपोर्ट, निर्यात, उसकी उत्पादन क्षमता, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी पूरी दुनिया में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। यह चमत्कार इसलिए हुआ क्योंकि चाइना में तेजी से ऐसी फैक्ट्रियां बनाई गई जहां रोबोट सारे काम कर सकते थे। आज Xiaomi की जो चैंगपिंग फैक्ट्री है, हर सेकंड एक स्मार्टफोन बनाती है, हर सेकंड, और वहां एक भी इंसान काम नहीं करता। फॉक्सकॉन ने कई जगह पर लाइट्स आउट प्रोडक्शन लाइन शुरू की है, और कुनशान प्लांट में ही 60,000 से ज्यादा मजदूरों की जगह मशीनें लगा दी गई हैं। वहां डार्क फैक्ट्रियों का कॉन्सेप्ट आम कॉन्सेप्ट हो गया। आईएफआर की वर्ल्ड रोबोटिक्स 2025 रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 में चाइना में 20 लाख से ज्यादा फैक्ट्री रोबोट थे, जो दुनिया की कुल मांग का 54% है। चाइना में आज भी हर 10,000 मजदूरों पर 392 रोबोट है। दुनिया में यही औसत 141 है और चाइना में 392। इससे आप ये समझ पाएंगे कि चाइना अब इंसानों के साथ साथ रोबोट्स की एक आबादी बना रहा है, एक पूरा पॉपुलेशन क्रिएट कर रहा है रोबोट्स का। और साल 2100 तक ऐसा होगा जब पूरी दुनिया के 25% रोबोट्स अकेले चाइना में होंगे। 25% रोबोट्स सिर्फ एक देश, और वो देश चाइना होगा।
चाइना इन रोबोट्स की मदद से फैक्ट्रियां भी चलाएगा, स्मार्टफोन, गाड़ियां बनाएगा, हथियार बनाएगा। चाइना की सेना में भी रोबोट्स ही हर जगह मौजूद होंगे और इससे यह भी पता चलता है कि चाइना कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है और अब वक्त आ गया है जब भारत को इसके बारे में सोचना होगा। अगर भारत को आने वाले समय के हिसाब से तैयार होना है तो हमें अपनी स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा में बड़े बदलाव करने होंगे। युवाओं को रोबोटिक्स में ट्रेन करना होगा। जब हमारे देश में रोबोटिक्स की ट्रेनिंग के लिए कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं है, तब चाइना एडवांस मैन्युफैक्चरिंग के लिए $15 बिलियन यानी 1,41,000 करोड़ रुपए ट्रेनिंग प्रोग्राम पर खर्च कर चुका है। और हमें लगता है कि इस तरह की खबरों के बारे में भी आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि यही वो खबरें हैं जो दुनिया को बदल रही हैं और बड़ी तेजी से इनमें बढ़ोतरी हो रही है। इनका आप पर, आने वाली पीढ़ियों पर, हमारे बच्चों पर सीधा असर होने वाला है और उसके लिए तैयारी होनी चाहिए। केंद्र सरकार के सूत्रों के मुताबिक बहुत जल्द पेट्रोल डीजल की कीमतें प्रति लीटर 4 से 5 रुपए तक बढ़ाई जा सकती हैं। अगर ऐसा होता है तो दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 94 रुपए 77 पैसे से सीधा बढ़कर 98 रुपए 77 पैसे तक पहुंच सकता है। मुंबई में 103 रुपए 54 पैसे से 107 रुपए 54 पैसे, चेन्नई में 100 रुपए 84 पैसे से 104 रुपए 84 पैसे, कोलकाता में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 105 रुपए 45 पैसे से बढ़कर 109 रुपए 45 पैसे हो सकती है। पूरा स्क्रीन आपके सामने है। अभी ये कीमतें बढ़ी नहीं है, लेकिन सूत्रों का ये दावा है, तो हमें इंतजार करना होगा कि सूत्रों का ये दावा है कि ईरान युद्ध की वजह से बहुत जल्द लगातार जो दबाव बन रहा है, जिस घाटे का सामना हमारी पेट्रोल एजेंसी कंपनियां कर रही हैं, उसकी भरपाई की जा सकती है और ये कीमतें बढ़ाई जा सकती हैं। पेट्रोल के अलावा डीजल की कीमतें भी प्रति लीटर 4 से 5 रुपए बढ़ सकती हैं। इसी के साथ एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ाए जा सकते हैं। अभी घरों में इस्तेमाल होने वाला 14 किलोग्राम का एक रसोई गैस सिलेंडर 913 रुपए का है, जो 40 से 50 रुपए महंगा होकर 963 से 973 रुपए का हो सकता है। अब तक दुनिया के 98 देशों में पेट्रोल डीजल की कीमतें 5% से ज्यादा बढ़ाई जा चुकी हैं, जबकि भारत में अभी पेट्रोल डीजल और घरों में इस्तेमाल होने वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें नहीं बढ़ाई गई हैं। लेकिन अगले 5 से 7 दिनों में इस पर फैसला हो सकता है और अगर ये कीमतें बढ़ती हैं तो 4 सालों के बाद सरकार ऐसा कदम उठाएगी। इससे पहले आखिरी बार 22 मार्च 2022 को केंद्र सरकार ने उस वक्त पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाई थी, जब रशिया और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था। यहाँ बड़ी बात यह है कि तब भी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, पंजाब में विधानसभा के चुनाव थे, जिसके कारण सरकार ने चुनाव खत्म होने तक पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया। लेकिन इसके बाद सरकार ने चुनाव खत्म होते ही 22 मार्च से 10 अप्रैल के बीच 10 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाई थी। और इस बार भी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद अगले 5 से 7 दिनों में सरकार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ा सकती है। यहाँ बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि जब सरकार ने युद्ध के दौरान इन कीमतों को नहीं बढ़ाया तो अब वो ऐसा क्यों कर रही हैं? उसका बड़ा कारण ये है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई हैं और अब पहुंची हैं। जब युद्ध चल रहा था तो प्रति बैरल कच्चे तेल की कीमत $120 तक नहीं गए थे। 1-2 बार वो गए थे, लेकिन फिर खुद ही करेक्शन हो जाता था। और अब 4 सालों के बाद ये सबसे उचले स्तर पर है। ब्रेंट क्रूड इंडेक्स में 1 बैरल कच्चे तेल की कीमतें $108 पर इस वक्त है, जबकि WTI क्रूड में यही कीमतें $101 हो गई हैं। कीमतें आज कम हुई हैं, वरना एक दिन पहले यही कीमत $120 तक पहुंच गई थी। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बाजार को लगता है कि अब बहुत जल्द अमेरिका ईरान पर फिर से हमला हो सकता है। बीते दिन आपने देखा होगा कि जिस तरह का रुख अमेरिका का दिख रहा था, उसकी वजह से बाजार भी धड़ाम गिरा था। एक और कारण यह है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए तैयार नहीं है, जिसके कारण कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। इससे पहले तेल कंपनीज ने कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में भी अब तक की सबसे ज्यादा बढ़ोतरी की। दिल्ली में कमर्शियल गैस सिलेंडर 2078 रुपए 50 पैसे, वो 994 रुपए महंगा होकर 3071 रुपए 50 पैसे हुआ। ये कीमतें भी तब बढ़ाई गई जब पहले से ही कमर्शियल गैस सिलेंडर की आपूर्ति को सीमित कर दिया गया था। जो होटल वाले हैं, रेस्टोरेंट वाले हैं, कमर्शियल इस्तेमाल वाले हैं, उनको काफी दिक्कत हो रही है। उनके लिए बड़ी कीमतें परेशानी का सबब है। इसके अलावा जो 5 किलो वाला छोटा एलपीजी सिलेंडर होता है, वो भी 261 रुपए महंगा हो गया है। ये वही सिलेंडर है जो प्रवासी मजदूरों द्वारा सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, जो अब दिल्ली में भी इस 5 किलो वाले छोटे सिलेंडर की कीमत 813 रुपए 50 पैसे पहुंच गई है।
इसके अलावा जैसा कि हमने आपको बताया, सरकार घरों में इस्तेमाल होने वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें 40 से 50 रुपए बढ़ाने के बारे में सोच रही है। और ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत गैस का आयात इस वक्त नहीं कर पा रहा है। आंकड़े बताते हैं भारत अपनी जरूरत का 50% एलएनजी का ही उत्पादन करता है, बाकी के 50% एलएनजी दूसरे देशों से खरीदते हैं। इसी तरह आपके घर में रसोई गैस के लिए जो एलपीजी इस्तेमाल होती है, 61.7% एलपीजी दूसरे देशों से आती है। और जानते हैं ये देश कौन कौन से हैं? भारत 40% एलपीजी यूएई, 25% कतार, 17% कुवैत, 16% एलपीजी सऊदी अरब से, यानी सारे के सारे खाड़ी देश। इसी तरह हम अपनी एलएनजी का भी जो 42.6% है वो अकेले कतार से खरीदते हैं, 9.7% यूएई से और 6.74% एलएनजी ओमान से, सारे खाड़ी देश। अब सीधा सा गणित कहता है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहेगा तो हम इन देशों से गैस तेल नहीं खरीद पाएंगे, संकट बढ़ेगा, युद्ध की लपटें उसकी आपकी रसोई, आपके रोजगार तक पहुंच चुकी है। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। और दुनिया में सबसे ज्यादा वजनदार खाली जेब होती है, चलना मुश्किल हो जाता है। आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल